गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ क्लास 12 लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड ऑल सच प्रॉपर्टीज और कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस की। इसके अलावा हमें पता लगा कि दो चार्जेस जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वे फोर्स लगाते हैं। भाई अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्शन करेंगे, या तो वे पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, या वे पुल करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और ये पुश और पुल ही कहलाती है फोर्स। बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स है ना। तो जो फोर्स वे लगा रहे हैं एक दूसरे पे, इतना तो पता है कि भाई अगर अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए तो अट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे, और अगर सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए तो रिपेल करेंगे, पुश करेंगे। जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये तो हम बता सकते हैं कि भाई अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, लेकिन कितनी। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। और डायरेक्शन का तो हमें पता है कि भाई पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन कितनी फोर्स लग रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, इस सवाल का जवाब दिया था हमारे कूलम्स ने। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, जो बताएगा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है और कितनी फोर्स लगती है, और वो कैसे चेंज होगी जब हम मीडियम को चेंज करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग कूलम्स लॉ। हाँ जी बेटे, तो जरा यहां ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल दिया। दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही हम कंबाइन करेंगे हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये K किस चीज पे डिपेंड है, फोर्स पे, Q1 पे, Q2 पे, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे, हाँ या नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज पे और डिपेंड है जिसे हम बोलते हैं मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी होती है 9 × 10⁹। इसके बारे में बात करेंगे मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं वैक्यूम की, मतलब बिल्कुल खाली जगह, ए प्लेस वेयर देयर इज इवन नो एयर, एक ऐसी जगह जहां हवा भी ना हो। लिख लो इसके बारे में, ए प्लेस वेयर देयर इज इवन नो एयर, एक ऐसी जगह जहां हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, खाली जगह हो, वहां ये जो K की वैल्यू है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 9 × 10⁹, जो इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें बेटे, तो 1 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट ही है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चे? वैक्यूम। और अगर मैं फिर से इस फॉर्मूले को लिखता हूं तो फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू, इस K की जगह मैं क्या लिख दूंगा सिंपली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बन गई आपकी फोर्स, और ये बन गया स्टेटमेंट फॉर कूलम्स लॉ, और यही है मेन फॉर्मूला फॉर द कूलम्स लॉ। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, हमारी एनसीईआरटी एयर को और वैक्यूम को एक ही तरीके से ट्रीट करती है। मतलब अगर उसने एक क्वेश्चन दे दिया कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है, बताओ दोनों पे फोर्स कितनी लग रही है, तो बगैर सोचे समझे हम ये मान लेंगे कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखे हैं। इवन दो अगर वो बोलता है कि दो चार्ज पार्टिकल एयर में रखे हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, हम जानते हैं कि वो मीडियम में रखे हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी उसको एयर को भी वैक्यूम की तरह ही ट्रीट करता है। मतलब वहां भी वी ऑलवेज पुट 9 × 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बहुत टाइम से करते आ रहा है। इवन दो हम ये बात जानते हैं कि धरती के अंदर धरती एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह काम करती है। इसका मतलब जब लाइट धरती के अंदर आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन एवरी टाइम जब हम एयर में लाइट रखते हैं तो 3 × 10⁸ रखते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत टाइम से गलत चलती आ रही है एनसीईआरटी में, लेकिन क्या करें, जो चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम।
हम जब ये फॉर्मूला लगा रहे होते हैं 1/4πε0 q1 q2/r², तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि दो चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस r है और k की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 9 × 10⁹ ऐसा बिल्कुल नहीं है। k की वैल्यू हमेशा ऐसा रहने वाली नहीं है। अगर मैं बात करूं एयर या वैक्यूम की, वैक्यूम के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन एनसीईआरटी ने एयर के लिए भी कर दिया है। तो अगर हम कहें एयर या वैक्यूम के लिए 1/4πε0 हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर मैं बात करूं ε0 की, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब चार्ज किस में रखा है हमारा, फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम में। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्या हो अगर मैं इसका मीडियम चेंज कर दूं, अगर मैंने इन दो चार्ज के इस पूरे सिस्टम को उठा के पानी में डाल दिया, या शहद में डाल दिया, या किसी और मीडियम में डाल दिया, ग्लास में डाल दिया, कहीं पर भी किसी भी मीडियम में भर दिया, बीच में थिक शीट भर दी कोई लकड़ी की, क्या होगा? तो जवाब है, ध्यान दो, क्या चार्ज चेंज हुआ? Q1 और Q2 तो वही है, बीच का डिस्टेंस भी वही है, मतलब ये तो जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, क्या 4 और पाई चेंज कर सकते हैं? वो भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नंबर्स, कांस्टेंट है। और बात करें एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या कहता है? एप्सिलॉन नॉट कहता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम। और अब तो वैक्यूम नहीं रहा, हमने इसको मीडियम में डाल दिया। मीडियम में डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और फोर्स इन ए गिवन मीडियम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε₀m और Q1 Q2/r²। और इस बार 1/4πε₀m की वैल्यू हम 9 × 10⁹ नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ में आ रही है बात? और यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि वो जब बोले इस बात को कि भाई चार्ज वैक्यूम में रखा है या एयर में है, या कुछ भी ना बोले, तब भी हम ये 1/4πε₀ Q1 Q2/r² अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसने बोला कि भाई ये पेयर ऑफ चार्ज इन गिवन मीडियम रखा है, और एप्सिलॉन m, या फिर एक चीज और आएगी आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे आएगी वो, कि उसकी वैल्यू ये है, तो फिर हम 1/4πε₀ को 9 × 10⁹ नहीं रख सकते, ये वाला फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते। तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? 1/4πε₀m, और उस समय जो वैल्यू हमें इसकी दी गई होगी उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले से नोट कीजिए, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड देन वी विल गो फर्दर। ओके, हाँ जी बेटे, तो एक बार जरा यहां ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charges and inversely proportional to the square of distance of separation between them, inversely proportional to the square of separation of distance between them। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इन दोनों को कंबाइन कर दिया, बन गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², और प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया तो आ गया K, लिख दिया K Q1 Q2/r²। अच्छा, और फॉर वैक्यूम K की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/4πε₀, जो एग्जैक्टली इक्वल है 9 × 10⁹ के। तो जो फोर्स बन जाती है वैक्यूम वाली, वो कितनी बन जाती है? 1/4πε₀ Q1 Q2/r²। ये है आपका फाइनल स्टेटमेंट। आई थिंक क्लियर है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, इससे मिलता जुलता फॉर्मूला क्लास 11th में कभी पढ़ा है क्या? हाँ, हमने पढ़ा है, बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। उसमें था एक इससे मिलता जुलता फॉर्मूला जो कहता था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², कंबाइन कर दो तो बन गया F इक्वल टू g m1 m2/r² विद अ माइनस साइन। रिमेंबर? हाँ, इस फॉर्मूले का नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ह्यूमन ब्रेन के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, और उसमें ये स्पेसिफिकली कहलाता था इनवर्स स्क्वायर लॉ। पेपर में आ जाता है कभी कभी कि बताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई सिमिलैरिटी है क्या? तो हाँ, एक सिमिलैरिटी तो दिख रही है। क्या? कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इसमें भी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, और इसमें भी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कूलम्स महाराज का ये लॉ, इसमें जो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, कहां से उठा है? न्यूटन्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ से। और ये पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए, खैर यहां तक तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हाँ जी बेटे, अब जरा इधर देखिए, हमने अभी तक जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो ये है, एफ वैक्यूम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और मैंने बताया था अगर यही चार्ज का सेम सिस्टम, मतलब दो चार्जेस थे हमारे पास, वेयर Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है और बीच का डिस्टेंस कितना है R। अच्छा, अगर मैं सेम सिस्टम ऑफ चार्ज को अगर मीडियम में रख दूं तो यही फॉर्मूले में Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, बीच का डिस्टेंस भी वही है, 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट। पहले इसी के बारे में बात करते हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम हमारा वैक्यूम में रखा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट होता है बेटे 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं तो निकाल पाएंगे आप? जरा सोचिए, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, फोर्स इन वैक्यूम को इधर ले जाइए, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो आई जाती है पेपर में, साथ में इसकी डायमेंशन भी पूछ लेता है। कोई बता पाएगा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है? सिंपली कूलम चार्ज की डायमेंशन है, तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80, इसका होल स्क्वायर। न्यूटन की क्या होती है MLT-2, इसकी पावर -1, और मीटर क्या है डिस्टेंस, तो इसकी क्या हो जाएगी L की पावर -2। मर्ज कर दो, क्या बना? अब ध्यान दो, m तो अकेला है, m की पावर कितनी हो जाएगी -1, तो लिख दिया m की पावर -1, L की पावर -1, L की पावर -2, तो L की पावर हो जाएगी बच्चे -3। ठीक, t की पावर -2 और -1, t की पावर कितनी हो गई बच्चे? ध्यान दो, t की पावर -2 -1, तो t की पावर हो गई +2, और +2 और +2 कितनी हो गई? t की पावर 4, और ये हो गया a स्क्वायर। That is m-1 l-3 t4 a2 is the dimension of epsilon naught, and this is one of the most repetitive question from this Coulomb's law। पेपर में डायरेक्टली Coulomb's law कम पूछते हैं, epsilon naught से रिलेटेबल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेते हैं। अच्छा, epsilon naught है क्या? मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। क्या बुलाते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तब हम इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बुलाते हैं। अच्छा, अगर सेम सिस्टम ऑफ चार्ज पूरा का पूरा ऐसे उठा के मैं इसको किसी मीडियम में रख दूं तो क्या चीज चेंज होगी? अगर मैंने इस Q1 Q2 और बीच के डिस्टेंस R वाले पूरे सिस्टम को एज इट इज किसी मीडियम के अंदर रख दिया तो अब क्या चीज चेंज होगी? सोच के जवाब दो। क्या Q1 चेंज हुआ? नहीं, वही है। Q2 भी सेम ही, बीच का डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर ये सारा टर्मिनोलॉजी तो सेम रहेगा। वहीं 4 पाई एक कांस्टेंट है, नंबर है, चेंज क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि अब वैक्यूम नहीं रहा, अब तो मीडियम एंटर कर गया, तो हम इसको लिख देंगे 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की जगह इस बार क्या आ जाएगा बच्चे? एप्सिलॉन m, और इसको फिर वैसे ही Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बन गया आपका फोर्स इन ए गिवन मीडियम, जब भी पूछे। अच्छा, एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा फिर? एप्सिलॉन m हो जाएगा बच्चे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। ठीक, जो भी मीडियम हमें गिवन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ के इक्वल नहीं है, तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो डिवाइड करके देखना होगा, जो आंसर आएगा उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए बेटे, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक वैक्यूम का और दूसरा मीडियम का। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? एक वैक्यूम का और दूसरा मीडियम का। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। पहले इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, अब जरा ध्यान दीजिए। अब हमारे पास दो फॉर्मूले, एक है वैक्यूम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, और एक है फोर्स इन ए गिवन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं FV/FM, FV की वैल्यू क्या है बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन FM की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहां बचा 1/ε0 अपॉन 1/ε m।
तो हमारी एफ वी अपॉन एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एप्सिलॉन एम को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा ये एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे मिला हमें दो एप्सिलॉन्स के बीच में रिलेशन, दो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के बीच में रिलेशन मिला और इसी रिलेशन को बोलते हैं बेटे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बुलाते हैं इसको हम, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी का नाम पड़ जाता है आपके नेक्स्ट चैप्टर में जाके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अलग नहीं है, क्या बुलाते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी वही है, ठीक। और कहीं कहीं पे जब हम बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो इस एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की जगह वो किस बारे में जिक्र करने लगेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पेपर में लगातार आ जाता है, क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। पहले यहां तक देखिए, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। हम जानते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो हमारे पास है, लेकिन पूरी वेक्टर फॉर्म हमारे पास नहीं है। और जरा ध्यान दो, अगर मेरे पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और उसको कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। ध्यान दो, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिख देता हूं, ओके। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि इस पूरे के पूरे मैग्नीट्यूड को आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन ये ट्रिक केवल इस फॉर्मूले पे काम नहीं कर रही है, जितने भी आपके वेक्टर फॉर्म्स है, अगर उनका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आपके पास है तो उन सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके यूनिट वेक्टर यानी आर कैप से। अच्छा, आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, आर कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कहीं कहीं पे आपको ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और ध्यान दो मॉड आर या आर एक ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ओके। यहां तक क्लियर है, पहले से नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, अब जरा यहां देखिए, तो हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया वेक्टर फॉर्म का वो था k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ओके। अब मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। इसको मैंने लिखा बना k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के आर से मल्टीप्लाई करो, हो गया आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, और ये बन गया आपका कंप्लीट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या है इस बार, आर क्यूब। बेस जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जनरली जब हम न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है उसी से इंप्लीमेंट करेंगे, उसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, सब कुछ उसी से होगा। और प्रैक्टिस करते 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 ये दिमाग से निकल जाता है कि जो फोर्स का ओरिजिनल फॉर्म है विद वेक्टर क्वांटिटी, उसमें k Q1 Q2 बाय आर क्यूब आता है नीचे विद वेक्टर आर इनसाइड। पॉइंट समझ में आ रहा है। और मल्टीपल चॉइस में यही गेम खेलते हैं वे। जितनी हम तैयारी करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो सारा का सारा जनरली k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इतने से ही हो जाएगा, ठीक। तो 99% आप केवल इतना फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसकी वजह से ये दिमाग से निकल जाता है। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि जब वेक्टर फॉर्म की वो बात करेगा, या पेपर में ऑप्शन दे दिए कि बताओ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, या कूलम्स लॉ कैसे लिखा जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर भी है और एक ये इसकी पूरी फॉर्म भी है, तो आप किस पे टिक करेंगे, इसकी पूरी फॉर्म पे k Q1 Q2 बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। मैंने कहा ना केवल ये इसके लिए नहीं है, ऐसे ही हम मीडियम वाले के लिए भी कर सकते हैं। मीडियम वाले का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर कैप से। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। भाई आर कैप को सीधा सीधा लिख दो, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, और फिर आर के आर से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब। आई थिंक पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यही काम आप ग्रेविटेशनल वाले फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो। जो हमने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। आपसे कहे कोई इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ क्या आंसर आएगा, तो सीधा सीधा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, आर कैप से। तो मैंने आर कैप से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने आर कैप का फॉर्मूला लिख दिया Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर आर अपॉन आर। आर इसकी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा Gm1 m2 बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है
और वो r पे डिपेंड करता है, उसकी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर दो किससे, r कैप से। और ये ट्रिक बहुत जगह काम करने वाली है, क्योंकि केवल फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं 1/4πε0 q1 q2/r²। आगे जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। तो उसमें भी अगर आपसे कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म बताओ तो r कैप से मल्टीप्लाई कर दो। इसके अलावा आपको जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। उसमें भी नीचे r² आ रहा है, तो उसका भी सिंपल ये ट्रिक है कि r कैप से मल्टीप्लाई करो, सिंपली डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको आगे तक हेल्प करेगी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। वेक्टर फॉर्म भी समझ में आ गई है। फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन वैक्यूम के बीच में जो रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन बना वो भी समझ में आ गया। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया, कूलम्स लॉ भी क्लियर हो गया। आई थिंक क्लियर है। तो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू परफॉर्म न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। अपनी पेन कॉपी अच्छे से तैयार करके बैठिएगा, एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे, सारी की सारी कैटेगरीज में न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। इट्स ए कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्स लॉ। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू थ्योरी, बिकॉज इन अवर बोर्ड एग्जामिनेशन राइट नाउ वी आर एक्चुअली डोमिनेटिंग बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। भाई 16 मार्क्स के तो एक है और 4 मार्क्स की 2 केस स्टडी, तो 8 मार्क्स के बेस 16 8 कितने हो गए, 24 मार्क्स का कोई और सेक्शन नहीं है आपकी कॉपी में या आपके पेपर में जो बोर्ड में आने वाला है। तो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सब जानते हैं, या तो वन वर्ड आंसर होगा या न्यूमेरिकल होगा। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन कम होते हैं, है ना। तो इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड अवरसेल्फ फॉर द न्यूमेरिकल इनटू द एग्जामिनेशन एज वेल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।